which produces thyroid hormone. बच्चे अंदर आ जाओ, तो आप अंदर बैठ जाओ। It is a gland that produces thyroid hormone and it is present in midline neck. It is present in midline neck, ठीक है जी। Anterior neck, sorry, anterior neck में ये midline में पाया जाता है thyroid, ठीक है। इसके फिर जो प्रॉपर वो डेफिनेशन है कि ट्रैकियल रिंग्स जो हैं, मैं अभी भूला हूँ कि किस से किस तक होता है ये, लेकिन C3 से C4 के रीजन में तो इसका एस्थमस होता है बच्चे। C3 से C4 के रीजन में इसका एस्थमस होता है। एस्थमस क्या होता है? थायराइड ग्लैंड कैसे होता है? ऐसे होता है एप्पल टाइप इस तरीके से, और ये इसका एस्थमस होता है और ये इसके दो लोब होते हैं। क्लियर? अब इसके अंदर क्या होते हैं? फॉलिकल्स होते हैं। थायराइड के अंदर क्या होते हैं? फॉलिकल्स होते हैं, जहां पे क्या बनते हैं? थायराइड हार्मोन बनते हैं, ठीक है। दिस वाज व्हाट, ये तो चलो बोरिंग सी इसकी एनाटॉमी हो गई। फिजियोलॉजी की क्या है कि थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एम्ब्रियोलॉजी थोड़ी सी और इसकी डिस्कस कर लेते हैं कि बनता कहां से है। ये आपकी जो टंग होती है उसके पोस्टीरियर 1/3 में एक चीज होती है जिसको फोरामेन सीकम कहते हैं। फोरामेन सीकम से इसके सेल डिराइव करते हैं और ट्रेवल करके नीचे जाते हैं और यहां जाकर के ये C3 C4 लेवल पर जाकर के क्या बना देते हैं? आपका थायराइड ग्लैंड। अब दो बातें, ये देखो सेल यहां से ट्रेवल करके आए ना, तो जब भी कोई चीज ट्रेवल करके नीचे जाती है तो वो जगह कभी ना कभी कंजेनिटली पेटेंट रह सकती है। जैसा कि आपके किडनीज और गोनेड्स ट्रेवल करके नीचे जाते हैं ना, बनते तो ऊपर है। आपके गोनेड्स कहां बनते हैं? किडनी के ऊपर बनते, फिर वो ट्रेवल करके नीचे जाते हैं और कभी कभी वो ओपन रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? कंजेनिटल हाइड्रोसील हो जाती है। पेटेंट प्रोसेसेस वेजिनलिस होता है ना, उसमें जब हाइड्रोसील बन जाती है, उसी तरीके से कभी कभी ये भी पेटेंट रह जाती है। जब ये पेटेंट रहती है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? फिर इसके पेटेंट रहने की वजह से इसको कहते हैं पेटेंट थायरो, या सिर्फ थायरोग्लॉसल, पेटेंट को भी रहने दो, थायरोग्लॉसल डक्ट। ये क्या है? देखो थायरोग्लॉसल, ग्लॉसल मतलब टंग, थायरोग्लॉसल ये डक्ट है ना, थायरोग्लॉसल डक्ट, तो इसको कहेंगे थायरोग्लॉसल डक्ट सिस। इसको क्या कहेंगे? थायरोग्लॉसल डक्ट सिस। क्लियर है हम यहां तक? ये की पैथोलॉजी है। कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे कि ये जो है ये हाइपरथायरॉइड नहीं, पेटेंट थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट है? जब आप टंग को प्रोट्रूड करवाओगे ना ऐसे, आप एग्जामिनेशन में क्या करते हो? थायराइड का एग्जामिनेशन जब आप करते हो, पाल्पेशन, अस्कल्टेशन, इस सब के अलावा आप एक और काम करवाते हो, आप उसको कहते हो जुबान बाहर निकालना। जब वो जुबान ऐसे प्रोट्रूड करेगा ऐसे, तो अगर थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट होगी, पेटेंट होगी, तो ये क्या करेगा? ये ट्रैवल करेगा ऊपर की तरफ। क्लियर? एक पैथोलॉजी समझ आ गई। दूसरी पैथोलॉजी लिंगुअल थायराइड, यहां से प्रोड्यूस हुआ था ना थायराइड ग्लैंड, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पर कुछ थायराइड के सेल्स रह जाए, तो क्या होगा फिर? लिंगुअल थायराइड, यानी कि आपकी टंग भी थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करने लग जाएगी। तो कैसे डिफरेंशिएट, कैसे पता चलेगा कि ये लिंगुअल थायराइड है? आप दो चीजें करोगे। एक तो आपको मिलेगी इनलार्ज टंग मिलेगी, जैसे डॉक्टर सफा ने बताया। आप रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट करोगे, ठीक है, जो जिसको थायराइड स्कैन कहते हैं। अब थायराइड स्कैन के मुताबिक आपकी नेक के ऊपर यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए आयोडीन की। जब टंग भी, इन चार के अलावा जब आप देखोगे कि यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन हो रही है आयोडीन की, तो आपको समझ आ जाएगी कि भाई साहब इसका मतलब यह है कि थायराइड के रेमिनेंट ऊपर भी है, तो इसको क्या कहेंगे फिर हम? लिंगुअल थायराइड। क्लियर है? ये दो कंजेनिटल पैथोलॉजीज हो गई। अब आते हैं थायराइड के फंक्शन के ऊपर। क्या काम करता है थायराइड हार्मोन? बोन ग्रोथ करवाता है। आपका बेसिकली देखो, सबसे थायराइड का जब भी नाम आएगा ना, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट के साथ इसको एसोसिएट करें, BMR। थायराइड इज एसोसिएटेड विद बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर आपको थायराइड का मसला हो तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट में मसला होगा। जैसे कि अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? मेटाबॉलिज्म तेज होगा। मेटाबॉलिज्म तेज होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी? स्वेटिंग होगी कि नहीं होगी? जब मेटाबॉलिज्म तेज है तो आपको ट्रेमर्स भी आएंगे, ठीक है। ये तो हाइपरथायरॉइडिज्म के फीचर आ गए। सिंपल थायराइड क्या क्या काम करता है? एक, आपकी बोन मैच्योरेशन में हेल्प करता है, बोन ग्रोथ, ब्रेन मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्या
आपके बाकी तमाम जो है होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका हार्ट रेट हो गया सर, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट हो गया, इन सबको ये मेंटेन करता है, ठीक है। वो सब एम्ब्रियोलॉजिकली थायराइड आपके तमाम ऑर्गन डेवलपमेंट में बड़ा हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम, मिसाल के तौर पे अगर हाइपोथायराइडिज्म हो तो पेशेंट को क्या क्या होगा। पहले हम हाइपोथायराइडिज्म की बात करते हैं। हाइपोथायराइडिज्म अगर मिसाल के तौर पे बच्चों में होता है हाइपोथायराइडिज्म, क्या होगा? अ बेबी विल बी प्रेजेंटेड, चलो क्लिनिकल सिनेरियो कैसा होगा? अ बेबी विल बी प्रेजेंटेड टू यू पोस्ट बर्थ। तो कैसे प्रेजेंट करेगा आप? सबसे पहले उसमें होगा उम्बिलिकल हर्निया होगा उस पेशेंट में। क्या होगा उसको? उम्बिलिकल हर्निया। 8 और बेबी born is presented to you from the pediatrician and she states that the patient has got umbilical hernia. इसके साथ और पेशेंट को क्या होगा? Protruding tongue. पफी फेस होगा पेशेंट का। क्या होगा? पफी फेस होगा। मेंटली रिटार्डेड तो होगा ही होगा, वो तो बाद में जाके पता चलेगा। बोन ग्रोथ भी उसकी सही नहीं। पफी फेस, उम्बिलिकल हर्निया और एक और चीज होती है Protruding tongue. इसको मैक्रोग्लॉसल। मैक्रोग्लॉसिया का क्या मतलब होता है? इनलार्ज टंग। तो ट्राइड क्या आ गया हमारे पास? ये बहुत जरूरी है। इनलार्ज टंग, पफी फेस और उम्बिलिकल हर्निया, ठीक है। अब देखो ये है हाइपोथायराइडिज्म। अब एक बात है, थायराइड हार्मोन, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन होती है कि नहीं होती? तो ये पेशेंट फेलियर टू पास मिकोनियम भी होगा, यानी कि मिकोनियम इसने पास नहीं किया होगा। क्या होता है जब बेबी बॉर्न होता है तो आप ये देखना होता है कि बच्चे ने मिकोनियम पास किया है या नहीं किया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि आपको ये पता चल जाए कि जीआई ट्रैक्ट में कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, जैसा कि इम्परफोरेट एनएस हो सकता है, जैसा कि हिर्शस्प्रंग डिजीज हो सकती है, जैसा कि इलियोसिकल जंक्शन पर कहीं पर इलियल रिकेनालाइजेशन नहीं हुई होगी, ड्यूडेनल एट्रीजिया हो सकता है, जिजिनल एट्रीजिया हो सकता है। क्लियर? ये सारी चीजें। एट्रीजिया क्या होता है? विकास क्या होता है? नैरोइंग। एट्रीजिया का मतलब होता है फेलियर टू ओब्लिटरेट होता है बेसिकली, कि आपने होता, आपकी पता है सेल्स कैसे बनते हैं, आपकी तमाम लाइनिंग कैसी बनती है जीआई की, ये ट्यूब नहीं बन रही होती है अंदर, इस तरीके से पूरे के पूरे सेल्स बने होते हैं। ये अंदर से फिर रीकेनालाइज होना शुरू होते हैं। देखो जैसे ये नहीं, ऐसे इनकी क्या होती है? रीकेनालाइजेशन होती है, एक कैनाल बनती है। और अगर रीकेनालाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा? मिसाल के तौर पे अगर इस जगह पर आकर पर्टिकुलर मोमेंट पे रीकेनालाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन होगा। और अगर मिसाल के तौर पे इतनी रीकेनालाइजेशन हुई तो उसको हम क्या कहेंगे? एट्रीजिया कहेंगे, जैसा कि ड्यूडेनल एट्रीजिया होता है, ठीक है। पाइलोरिक स्टेनोसिस का भी नाम सुना है आपने, पाइलोरिक स्टेनोसिस भी हो सकती है। तो पेशेंट फेलियर टू पास मिकोनियम भी होगा इसमें, ठीक है। लेथार्जिक बच्चा होगा, ब्रेडिकार्डिक होगा, जाहिर सी बात है उसका हार्ट रेट कम होगा क्योंकि उसका बीएमआर कम है। कोल्ड होगा, बीएमआर उसका कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? हार्ट रेट भी उसका कम होगा, ठीक है। अब अगर बच्चों में ये बीमारी आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्रिटिनिज्म। क्या कहते हैं? अब जब ये बड़ा होगा तो क्या क्या मसाइल हो सकते हैं इस पेशेंट को? ये मेंटली रिटार्डेड होगा, इसकी बोन ग्रोथ भी सही नहीं हुई होगी, मेंटली रिटार्डेड होगा। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। कॉज क्या है इसकी? बच्चा क्यों हाइपोथायराइड है? देखो बच्चे का थायराइड ग्लैंड अंदर डेवलप नहीं हुआ होता, वो मदर के थायराइड पे ही रिलाय कर रहा होता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रेगनेंसी के दौरान तमाम हार्मोनल नीड्स बढ़ जाती हैं, एक बेबी की वजह से और एक मदर के अपने मेटाबॉलिज्म की वजह से। तो ये मदर से ले रहा होता है थायराइड हार्मोन। तो अगर बेबी की मदर ही हाइपोथायराइड थी तो बेबी इज एट रिस्क ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट, क्रिटिनिज्म के अलावा मैक्सिडीमा।